वो मार्च की एक रोशन सुबह थी। मैं नाइट ड्यूटी करके घर आई और नाश्ता करके सो गई। जब सोकर उठी शाम हो चुकी थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने में अभी चंद घंटे हैं बाकी थी। इतने में मामा भी कॉलेज से वापस आ गईं। हमने मिलकर खाना खाया और इधर उधर की बातें करने लगे। तभी हमारे घर में लगे लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। यहां मैं एक बात दोबारा वाज़ेह कर दूं कि उस वक्त मोबाइल फोन आम नहीं हुए थे, लेकिन लैंडलाइन फोन कानी घरों में लग चुके थे, जिनमें हमारा घर भी शामिल था। मैंने फोन उठाया तो मेरे अस्पताल से एक कोलिग का फोन था। उसने मुझे कहा कि फायजा जल्दी अस्पताल पहुंचो, एक मरीज सेरलेस हालत में दाखिल हुआ है और वो बार बार तुम्हारा पूछ रहा है। यह सुनकर मैं हैरान हुई कि कोई मरीज मेरा क्यों पूछेगा? क्या वो मुझे जानता है? उससे पहले कि मैं मजीद कुछ पूछती, दूसरी जानिब से फोन रख दिया गया। खैर, मेरी ड्यूटी का वक्त तो नहीं था, लेकिन मैं जल्दी से तैयार होकर और मामा को बताकर घर से निकल गई। रास्ते में भी यही सोचती रही कि कौन सा मरीज है जिसकी हालत नाजुक है और वो बार बार मेरा पूछ रहा है। जहन पर काफी जोर देने के बावजूद भी ऐसा कोई मरीज समझ में ना आया। तब तक मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी। वार्ड में कोलीग मेरा इंतजार कर रही थी। उसका नाम शाजिया था। शाजिया मुझे साथ लेकर इमरजेंसी में चली गई, जहां पर एक बेड की जानिब इशारा करके उसने बताया कि वो मरीज लेटा है, जाकर इससे मिल लो। मैं तेज कदमों से चलती हुई उस बेड तक गई। मेरे सामने इंतहाई खराब हुलिये में एक शख्स लेटा हुआ था। वो इतना कमजोर था कि हड्डियों का ढांचा भी उससे कुछ बेहतर नजर आए। मैं उसे पहचान ना पाई। अचानक किसी निस्वानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो वो खातून जानी पहचानी लगी। अगले ही लम्हे मैंने उसे पहचान लिया। वो खातून कोई और नहीं, फैसल की वालिदा हमीदा आंटी थी। मैं उसको कैसे भूल सकती थी? लेकिन दुख तो मुझे इस बात का हुआ कि मेरे सामने बेड पर लेटा मरीज कोई और नहीं, फैसल ही था, जिसे मैं पहचान नहीं पाई थी। जी हां, वही फैसल जो मेरी पहली मोहब्बत था, जिसके साथ जिंदगी बसर करने के ख्वाब मैंने देखे थे, जो मुझे अपनी मोहब्बत के खुश रंग सपने दिखाया करता था। वही फैसल जो मुझसे शादी करना चाहता था और फिर मुझे छोड़कर बना बताए वापस संध चला गया था। उसने मुझे धोखा दिया था और मेरी जिंदगी को कांटों से भरकर अपनी कजन और बचपन की मोहब्बत से शादी करने के लिए अपने आबाई शहर वापस चला गया था। आज वो जिंदा लाश की मानंद मेरे सामने पड़ा था। फैसल की वालदा मेरे गले लगकर रोने लगी। वो काफी देर रोती रही। जब उसके दिल का बोझ हल्का हुआ तो मैं उसे एक बेंच पर बैठाया और पास रखे वाटर कूलर से पानी का गिलास भरकर दिया। आंटी हमीदा ने थोड़ा सा पानी पिया और गिलास वापस रख दिया। उसके बाद कि सुनत वापस जाने के बाद हम लोग फैसल की शादी की तैयारियों में लग गए, लेकिन किसी वजह से फैसल की शादी ताखीर का शिकार हो गई। कुछ दिन के बाद फैसल को बुखार ने आन घेरा। शुरू में तो हम उसे नॉर्मल बुखार समझकर इलाज करवाते रहे, लेकिन बाद में उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई। फैसल का जिस्म दिनों में लागर होने लगा और 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो बस्तर से लग गया। हमने बहुत जगहों पर दिखाया, लेकिन उसकी बीमारी ना तो किसी डॉक्टर की समझ में आई और ना ही किसी हकीम की। एक इल्म वाले ने बताया कि फैसल पर किसी ने जादू किया है और जादू बहुत सख्त है, जिसका तोड़ मुमकिन नहीं। लेकिन हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते। फैसल की किसी से कोई दुश्मन नहीं थी। कोई उस पर जादू क्यों करवाएगा? लेकिन परेशानी की बात यह थी कि फैसल की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। उसके जिस्म का गोशत खत्म हो गया था। वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थीं। नौबत यहां तक आ गई कि फैसल कुछ भी खाने पीने के काबिल नहीं रहा। फिर एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर हम उसे करीबी अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि फैसल के दोनों गर्दे काम हो गए हैं, करना छोड़ गए हैं। उसको फौरन कराची या किसी बड़े शहर ले जाओ। हम फैसल को इलाज के लिए कराची ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने जिद करके कहा कि मुझे मुल्तान ले जाओ, वहां जाकर ही मेरे दिल को सुकून आएगा। हम उसकी जिद को देखकर उसे यहां मुल्तान ले आए।
यहां आते आते उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। बस जब भी वो होश में आता, डॉक्टर से कहता कि मुझे एक बार डॉक्टर फायजा से मिलवा दो। सच बात तो ये है, मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि जिस डॉक्टर फायजा से मेरा बेटा मिलना चाहता है वो तुम हो। तुमको डॉक्टर के रूप में अपने सामने देखकर मुझे खुशी हुई है। लेकिन बेटी, खुदा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो। इतना कहकर हमीदा आंटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आंटी को तसल्ली दी कि हौसला रखो, अल्लाह है, ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आंटी को किस मुनाह से बताई कि तुम्हारे बेटे की उस हालत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैंने ही बदला लेने के चक्कर में उसे खतरनाक काले जादू की आग में जला दिया था। लेकिन अल्लाह जानता है कि मैंने कभी फैसल को मौत के मुना में डालने का नहीं सोचा था। मैं तो उसके दिल में अपने लिए वैसी ही तड़प पैदा करना चाहती थी जैसी कि मेरे दिल में उसके लिए थी। मैं बस यही चाहती थी कि जिस तरह मैं उसके लिए पुल पुल तड़पती हूं, वैसे ही वो भी मेरे लिए तड़पे। उसी मकसद को पाने के लिए मैं एलिस के पास जा पहुंची थी और उसका बताया 11 रातों का अमल मुकम्मल करके मैं बहुत खुश थी कि अब फैसल मुझसे मोहब्बत की भीख मांगने आएगा। लेकिन फैसल उस तरह मेरे सामने आएगा, ये तो मैंने कभी नहीं चाहा था। भयानक काले जादू ने 2 महीने के अंदर अंदर फैसल को मौत के मुना में धकेल दिया था। फैसल के इलाज के लिए मैं कुछ सीनियर डॉक्टर्स से मिली और उसके लिए जो कुछ कर सकती थी वो करने लगी। लेकिन उसकी हालत बदस्तूर नाजुक थी। वो होश में नहीं था। रात को मैं फैसल के बेड के साथ ही बैठ गई और गौर से उसे देखने लगी। उसकी हालत काबिल रहम थी और उसकी जमादार में थी। मुझे खुद से होश में नहीं था। रात को मैं फैसल के बेड के साथ ही बैठ गई और गौर से उसे देखने लगी। उसकी हालत काबिल रहम थी और उसकी जमादार में थी। मुझे खुद से होश नफरत महसूस होने लगी। काश मैं बदला लेने के लिए उस हद ना जाती। अगली रात मैंने हमीदा आंटी को सुला दिया और खुद ज्यादा वक्त फैसल का ख्याल रखते हुए गुजारा। रात के आखिरी पहर में वार्ड का राउंड कर के दोबारा फैसल के पास इमरजेंसी में आ गई। तब फैसल होश में था, उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो मुझे देख रहा था। मैं खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गई। फैसल ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन उसकी आवाज मुझ तक पहुंच ना पाई। नकाहत की वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मैं अपना कान उसके होंठों के करीब ले गई। अब मैं उसकी आवाज सुन सकती थी। वो कह रहा था कि फायजा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा दिल दिखाया और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को दिल लगी समझकर वक्त गुजारी करता रहा। मैं शायद जिंदा नहीं रह पाऊं, लेकिन तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे माफ कर देना। मैं यहां इलाज है कराने नहीं, बल्कि तुमसे माफी मांगने आया हूं। मुझे किसी दोस्त के जरिए पता चल गया था कि तुम यहां पर हाउस जॉब करती हो। इतना कहकर फैसल की आंखें बंद हो गईं। चंद आंसू उसकी आंखों से निकले और गालों पर बह निकले। वो दोबारा बेहोश हो गया था। मैंने अपनी इंगलियों की पूरों से फैसल के आंसू साफ किए और दुखी दिल के साथ वहां से उठ गई। अगली सुबह डॉक्टर राउंड पर आए तो उन्होंने फैसल की मेडिकल रिपोर्ट्स देखें और उसकी हालत को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। मैं जानती थी कि फैसल के बचने की अब एक ही उम्मीद है और वो है उस काले जादू का तोड़। मैंने फैसल के ऊपर जो शैतानी अमल किया था, उसका तोड़ करने से फैसल की जान बच सकती थी और वो तोड़ सिर्फ एलिस ही कर सकती थी। काले जादू की माहिर एलिस, जो शैतानी ताकतों की मालिक थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए फैसल की मदद करूंगी और जादू का तोड़ करने के लिए एलिस को भारी मुआवजा देना पड़ा तो भी दूंगी। उस सुबह ड्यूटी खत्म कर के मैं अस्पताल से निकली और घर जाने की बजाय एलिस के घर का रख किया। जल्द ही मैं उसके दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने दरवाजा बजाया तो एलिस के बेटे ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर हमेशा की तरह वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, डॉक्टर साहबा, अंदर आ जाओ। मैं उसके पीछे चलती हुई घर में दाखिल हुई तो मुझे अजीब तरह की तन्हाई का एहसास हुआ। वो शायद घर में अकेला था।